गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सहसंबंध, कोरिलेशन। ये सहसंबंध है, कोरिलेशन है। इसका अर्थ है पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध, एक दूसरे का पारस्परिक संबंध। इसमें हम दो चार वस्तुएं लेते हैं और उनमें हम देखते हैं कि उनका अपने आपस में क्या संबंध है। इसे सहसंबंध, एक कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन, सहसंबंध। तो ये जो सहसंबंध है, ये हम ये लेते हैं कि हम स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, अलग अलग ले लेते हैं, और उनके प्राप्तांकों को, उनके जो उसने अंक प्राप्त कर रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, उनके जोड़ों के रूप में ले लेते हैं। तो तालिका में जोड़ों के रूप में व्यवस्थित करके सांख्यिकीय गणना के द्वारा दोनों में संबंध ज्ञात किया जाता है, उसे सहसंबंध कहते हैं। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि बाजार में जो वस्तुएं होती हैं, तो मांग और पूर्ति के आधार पे भी हम देखते हैं कि यदि किसी वस्तु की पूर्ति बाजार में बढ़ती है तो स्वभावतः क्या होता है कि जब पूर्ति ज्यादा है तो उससे उसकी कीमतों में कमी आ जाती है, या फिर पूर्ति कम होने से, किसी भी वस्तु के बाजार में कम पूर्ति होने से उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। ये भी देखिए, ये भी आपस में सहसंबंध है। मांग और पूर्ति का भी एक दूसरे के साथ में कोरिलेशन है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो सहसंबंध होता है वो तीन तरह से हम विशेष रूप से देखते हैं। धनात्मक सहसंबंध, धनात्मक पॉजिटिव, दूसरा देखते हैं ऋणात्मक सहसंबंध, और तीसरा जो है उसमें शून्य सहसंबंध, कोरिलेशन। अब ये कैसे होता है? धनात्मक जो सहसंबंध है, जब एक चर के मान में वृद्धि होने से, एक चर का हमने लिख दिया x, दूसरा लिख दिया y, तो एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे चर के मान में भी वृद्धि हो जाती है, तो इसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे कि जो गैस का सामान है उसमें ताप बढ़ने से, जब उसमें ताप बढ़ता है तो उससे उसके आयतन में भी वृद्धि हो जाना, उससे उन सामान के आयतन में भी वृद्धि हो जाना। तो ये जो है तापक्रम व आयतन के बीच एक कोरिलेशन हो गया, एक संबंध हो गया। तो जब ताप के घटने से भी उसमें आयतन में कमी आ जाना, ये एक संबंध हो गया। तो इसी तरह से ये तो पॉजिटिव है, और नेगेटिव का मतलब ये है कि एक चर के मान में वृद्धि से दूसरे चर के मान में कमी, या चर माप में कमी से दूसरे में वृद्धि हो जाना, ये ऋणात्मक संबंध है। देखिए कि एक का जो मान बढ़ रहा है, यदि हम वही लेते हैं कि ताप के बढ़ने से आयतन में वृद्धि हो जाना, ये तो था धनात्मक। लेकिन ताप के बढ़ने से दूसरे जो उसका आयतन है उसमें वृद्धि न होना, या फिर ताप के कम होने से आयतन में कम होने से आयतन में वृद्धि हो जाना, तो ये ऋणात्मक संबंध है। एक दूसरे से जब वो एक दूसरे से संबंध नहीं बनना, ये ऋणात्मक संबंध हो गया। फिर उसके बाद शून्य सहसंबंध क्या होता है? कोरिलेशन क्या होता है कि जब किसी वस्तु समूह अथवा घटना के किसी एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे सहचर्य चर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरे पर न वो बढ़ रहा है न घट रहा है, और इस तरह से यदि होता है तो उसे कहते हैं हम शून्य सहसंबंध। उदाहरण के तौर पे जैसे गैस के सामान के आयतन में बढ़ने व घटने से उसके रासायनिक सूत्र में कोई भी अंतर न आना दोनों चरों के बीच, तो इसे कहते हैं शून्य सहसंबंध। ये सहसंबंध मैंने आपको बताया, कोरिलेशन। अब इसको मैंने पहले वाली क्लासेस में आपको बताया था,
अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य के द्वारा हम सहसंबंध किस तरह से दो चर अवस्था में बनाते हैं। अब देखिए, एक ये उदाहरण के तौर पे ये तालिका आपको दी हुई है, ये तालिका एग्जाम में भी आपके पास दी हुई होगी। पिताओं और उनके पुत्रों के कदों का माप इंचों में दिया गया है और इन दोनों के बीच जो कोरिलेशन है, जो सहसंबंध है, वो गुणांक की परिकल्पित कीजिए। अब कैसे करेंगे? अब देखिए, ये जो पिताओं का ये हम x मान लेते हैं और पुत्रों का जो कद है वो सेंटीमीटर, ये इंच में दिया हुआ है, इंच में पिताओं का कद x में इंच में और पुत्रों का कद y में इंच में दिया हुआ है। अब देखिए, ये है 65 पिताओं का x का 65, 66, 56, 57, 67, 68, 69, 70, 72 और y का देखिए 67, 56, 65, 68, 72, 72, 69 और 71। अब इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो ये देखिए, समांतर माध्य के अनुसार ही हमने पहले पिता की ऊंचाई जो है वो लिख ली इंच में, पूरा 65 से 75 तक, ये 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो ये टोटल ऊंचाई है, पिताओं की जो ऊंचाई है, कद की ऊंचाई है इंच में, हम इसको सिग्मा एक्स करके इसका टोटल ले लेंगे। तो टोटल इज 534, सिग्मा एक्स टोटल इज 534। ठीक इसी तरह से जो पुत्रों की ऊंचाई है, जो उनके सन्स की ऊंचाई है इंच में, वो ये है 67, 56, 65, 68, 72, 72, 69, 71। तो सिग्मा y इक्वल टू 540, इट इज 540। नाउ एक्स वाई दोनों की गुणा कर देंगे अपने आपस में, एक्स वाई निकल जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 4356, दिस multiplied by this multiplied by this multiplied by this, and accordingly we get sigma xy 36118, sigma xy 36118. Again, as per the formula x square and y square, x you have given this x square 65 का जो स्क्वायर लेंगे दैट इज 4225 एंड 67 का जो स्क्वायर लेंगे दैट इज 4489। अकॉर्डिंगली वी गेट सिग्मा एक्स स्क्वायर। जब ये सब का स्क्वायर हम इनका ले लेंगे तो ए एक्स का स्क्वायर यहां तक आ गया और y का स्क्वायर, पुत्रों की जो ऊंचाई है उनका स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर यहां पर आ गया ये, एंड वी गेन सिग्मा एक्स स्क्वायर and sigma y square, that is 35788। ये पिताओं का हो गया जो इंच कद, इंच की इसका स्क्वायर हो गया, और ये पुत्रों का हो गया y का, y स्क्वायर 36644। as per formula is this, sigma xy minus within bracket sigma y sigma x divided by n, and as a whole divided by, this is sigma x square, sigma x upon n, sigma x square, again sigma y square minus sigma y upon n square, and that again as per calculation we take this sigma xy is equal to 36118, sigma xy is equal to 36118 minus 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 , 534 ,
and 540. This is sigma x and sigma y divided by 8. And as per formula, curve under root 35788 minus 35788 इस सिग्मा एक्स स्क्वायर है 35788 अंडर रूट 35788 माइनस विद इन ब्रैकेट 535 दिस इज सिग्मा एक्स within this bracket and square upon 8 under root 36644 this is sigma y square minus sigma y within bracket square upon 8. Again we'll take this 36118 this must sigma xy minus 288360 divided by 8 and under root 35788 minus 285156 by 8 under root 36644 minus 291600 divided by 8. Therefore 36118 minus 36045 divided by under root 35788 minus 35644.05 under root 36644 minus 36450 and hence the calculation of x minus calculation of y, that is 36118 minus 36045 is equal to 73 divided by under root 143.5 and under root 194. Therefore 73 divided by 11.98 into 13.93 and result is 73 divided by 166.88, that is the result is 0.44. This is correlation between पिताओं और पुत्र में जो इनके जो कद की ऊंचाई है इंच में दी हुई है, इनके बीच में जो सा संबंध है वो 0.44 का है। ये आपने इस कैलकुलेशन से देखा, इतना आपको दिया हुआ है ये पूरा सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर. As per formula, you have taken the formula like this. First you remember this formula and calculate accordingly. Then everything is very clear. और सभी क्लियर होने के नाते आप एक एक स्टेप करके इसको लिखते जाएंगे और लास्ट में you will get the correlation that is 0.44. तो स्टूडेंट्स मैं आपको सहसंबंध के बारे में थोड़ा और क्वेश्चंस जो है व्हाट्सएप पे भी और इसी के नीचे आपको भेज रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि आप उस पूरे चैप्टर को पढ़िए और उसमें जो भी आपको समस्या आई आप मुझे अगली क्लास में इसमें भेज सकते हैं ताकि हम उस समस्या का भी सही निदान कर लें और साथ में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, सहसंबंध से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको आप सही ढंग से हल करिए। सहसंबंध ज्ञात करने का जो मेथड है वो आपको इसमें एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सहसंबंध के क्या प्रकार होते हैं, सहसंबंध का क्या महत्व है और जो है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये इस चैप्टर में आपके सामने मैंने रखा और मुझे लगता है कि आपके समझ में ज़रूर आएगा। आप एक एक स्टेप करके क्वेश्चन को हल करिए और सबसे पहले ये जान लें कि सहसंबंध की जो परस्पर जो गणना है, परस्पर जो संबंध है ये क्या है और क्यों हम कोरिलेशन को एक अपनी जो इकोनॉमिक्स में
इसका इतना बड़ा महत्व क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में यही देखा जाता है कि एक दो वस्तुओं से उनका किस प्रकार से संबंध बन रहा है। आइदर दे आर इन मार्केट में जब किसी की डिमांड और पूर्ति के बारे में हम विशेष करके देखते हैं, या कोई भी जो उनके कोरिलेशन में देखते हैं कि किस प्रकार से कमोडिटी पे इसका फर्क पड़ रहा है, तो उसमें इस जो विधि को अपनाया जाता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगली क्लास में हम दूसरे और चैप्टर्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जो भी चैप्टर्स क्लास में पढ़ाया जाता है उस पर विशेष करके ध्यान दें और उसको पूरा एक डिटेल्ड स्टडी करके अपने नोट्स बनाएं। धन्यवाद।